नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। न्यूज की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं नाविका कुमार आज फिर बजट की स्पेशल क्लास लेकर आई हूं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है। ये माना जा रहा था कि ये चुनावी बजट होगा, वोट का बजट होगा, लेकिन इस बजट में राजनीति और अर्थशास्त्र को अलग अलग रखा गया है। कोई लोका लुभावन की इस तरह की घोषणा नहीं की गई है जिससे कि चुनाव पर कोई इसे जोड़ सके सीधा। जनता को खुश करने के लिए मुफ्त की कोई योजना नहीं दी गई है इस बजट में। चुनावी राज्यों को लेकर सीधे तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन 25 साल के भविष्य का बड़ा रोड मैप रखा गया है। बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट जो होता है वो है इनकम टैक्स। करोड़ों टैक्स पेयर ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिला, लेकिन बजट में टैक्स पेयर के लिए इस बार कुछ भी नहीं था। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो टैक्स आप देखते आ रहे हैं उसी दर से टैक्स देते रहेंगे। बस सरकार कहती है थैंक यू, आपने टैक्स दिया। सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि इतने मुश्किल दौर में भी टैक्स नहीं बढ़ाया, यही बड़ी बात है। दूसरी तरफ टैक्स पेयर को उम्मीद थी कि महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच उनके हाथ में कुछ ज्यादा पैसे देने की कोशिश करेगी सरकार और वित्त मंत्री बजट की द्वारा कुछ राहत जरूर देंगी। तो आज बजट की क्लास में हम सबसे पहले टैक्स की बात करेंगे और हमारे साथ बजट की क्लास में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर एक बार फिर वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं जयंत सिन्हा जी, नमस्कार। कल हमने इतनी उम्मीदों की बात की, वोट के बजट की बात की और आम आदमी के लिए ले देकर बजट में एक ही चीज होता है कि कोई स्लैब में अदला बदली होगी कि नहीं, इसमें कोई उलटफेर होगा कि नहीं। तो अगर आप देखें वहाँ पर 2 से 2.5 लाख में नो चेंज, 3 से 5 लाख में नो चेंज, 5 से 7.5 लाख तक की इनकम स्लैब में नो चेंज, हर स्लैब में नो चेंज। और आज का सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने वाला जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स और तमाम तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, चुटकुले डाले जा रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। 1.5 घंटे के बजट में एक भी रेवड़ी नहीं बांटी और हाथ में कुछ नहीं आया। तो वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। तो जयंत सिन्हा जी, ये मिडिल क्लास के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया है? नमस्कार नाविका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर मुझे अपनी पाठशाला में बुलाया है। आप सबको झारखंडी जोहार। और आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वो एक आत्मनिर्भर भारत का बजट था और इसमें जिसको सहारा देना था उन्होंने सहारा दिया, जिसको समर्थन देना था उन्होंने समर्थन दिया और जिसको सहयोग देना था, उनको पंख देकर उड़ाना था, वो भी उन्होंने किया है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो होती है बजट में वो ये होती है कि संतुलन खर्चे में और कमाई में कैसे किया जाए, और ये माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कुशलता से किया है। अगर मैं आपको बताऊं, पिछले दिन जब हम लोगों की बातचीत हुई थी तो एक आंकड़ा मैं आप लोगों को दिखा रहा था। उस आंकड़े को हम लोगों को फिर एक बार याद करना चाहिए क्योंकि वहीं से बजट का पूरा जड़ वहीं से चालू होता है, तो वो हमें समझना चाहिए। इसको इरेज कर दिया जाए जी। जो हम लोग पहले कह रहे थे कि बजट का जो एस्टिमेट था इस बार, उसमें 35 लाख करोड़ खर्चे थे और 20 लाख करोड़ की कमाई थी और घाटा हम लोगों को 15 लाख करोड़ का नजर आ रहा था। ये एस्टिमेट थे, मतलब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि ये होगा। लेकिन बजट में क्या हुआ? बजट में वाकई जो हुआ उसमें खर्चे जो थे वो 37 लाख करोड़ आए, कमाई जो हुई वो 22 लाख करोड़ की आई, और जो फिर हम लोगों को जो घाटा नज़र आया, नहीं ये थोड़ा कम हुआ, ये खर्चा 38 लाख करोड़ था और फिर जो घाटा आया वो 16 लाख करोड़ का आया। जब 16 लाख करोड़ का घाटा आ रहा है, जो मैंने पिछले बार भी आपको कहा था, तो इसमें ज़्यादा इधर उधर करना मुश्किल है। तो अब आपने देखा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि खर्चा हम लोग ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, उसको हम लोग 39 लाख करोड़ 39 लाख करोड़ हम लोग करेंगे। खर्चे भी हम लोग थोड़ा बहुत सीमित ही रखेंगे, 22 लाख करोड़ ही रखेंगे, और अब घाटा जो है वो 17 लाख करोड़ होने वाला है। तो इस संतुलन को बनाना, इसको कायम रखना,
इसलिए जरूरी था कि सब चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से संभालते, और इसलिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, सबसे ज़रूरी जो बात की गई है इस बजट में रोजगार के लिए किया गया है। तो हमें कमाई पे ध्यान देना। मैं आपकी क्लास को थोड़ा सा रोकना चाहूंगी और मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे घर का भी बजट इसी तरह चल रहा है, और खर्चा अगर 1 रुपया है तो आमदनी सिर्फ 50 पैसे की है, और बाकी जो 50 पैसे की EMI है मेरी, वो चल रही है, वो मैं कैसे पूरा करूंगी। तो सोचा था कि कम से कम कोविड के दौर में जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, कहीं सैलरी कट हुआ है, कहीं किसी की नौकरी चली गई है, किसी का कोविड के कारण हेल्थ पर बहुत खर्चा हुआ है, मेडिकल एक्सपेंसेस तो बहुत हुए। जी देखिए, एक झटके उनको तो कुछ भी नहीं मिला। नहीं, उनको रोजगार मिल रहा है। देखिए, और एक दिन की बात नहीं है। आपको अगर हम एक दिन कुछ आपको पैसे दे दें तो चलिए थोड़ा आपका भला होगा, लेकिन अब आपको हम लोग एक रोजगार का एक मौका दे दें, एक नौकरी दे दें, तो आपको हरदम का आपको फायदा होता है। तो इसलिए जयंत सिन्हा जी, जनता का कहना यह है कि मैं आज ही नहीं जीऊंगा तो कल कैसे देखूंगा? अच्छे दिन आएंगे कब? आज ही आपको नौकरियां मिलने वाली हैं, क्योंकि देखिए जो रोजगार के लिए किया गया है ना, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ावा दिया गया, 34% कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। जो 5-5.5 लाख करोड़ का था वो 7.5 लाख करोड़ जा रहा है। बिल्कुल, 35.4% का इजाफा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर आप सब लोगों को कंस्ट्रक्शन में आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको पुल, सड़क, एयरपोर्ट बनाने में आपको नौकरी मिलेगी। तो एक तो यहां बहुत आपको फायदा होगा। दूसरा, जो PLI स्कीम है, जिसमें हम लोग उद्योग में बहुत हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसमें कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा मिले। यहाँ 2 लाख करोड़ का पैसा दिया गया है, जिसमें कि सब आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां मिलें। तीसरा जो किया गया है वो स्टार्टअप्स को और हम लोगों ने इंसेंटिव दिया है, जिसमें कि स्टार्टअप्स में आज के समय लाखों लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। स्टार्टअप को भी हम लोग मदद करें। और PLI वाली जो मैंने बात की थी, उसमें अभी अनुमान है कि PLI के द्वारा 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलने वाली, और अच्छी PLI मतलब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। जो आप जितना बनाएंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर आज कह रहा है कि वित्त मंत्री ने क्या दिया उन्हें महाभारत का श्लोक दिया। महाभारत का श्लोक दिया जिसमें कहा, राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई ना करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। यानी कि आप लड्डू मेरे हाथ में नहीं देंगे ये सोच के कि लड्डू मुझे कमाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो जब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट, एक तो बजट अप्रैल से लागू होगा, तब ये सब मंत्रालयों में फाइलें घूमेंगी, तब ये अप्रूव होंगी, तब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू होगा, उसके बाद हमें नौकरी मिलेगी और उसके बाद हम लड्डू की अपेक्षा कर सकते हैं। नाविका जी, मैं आपको नेशनल हाईवेज का उदाहरण देता हूं। देखिए, आप देखें सब जगह बड़े तेजी से बहुत बढ़िया बढ़िया नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, राष्ट्रमार्ग बन रहे हैं। हमारे ही झारखंड में इतने जबरदस्त राष्ट्रमार्ग बने हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जो पिछले वर्ष 75,000 करोड़ जो नेशनल हाईवेज में खर्च हो रहे थे, अब अगले वर्ष 1,30,000 करोड़ यानी दोगुना किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रमार्ग एकाएक बनने लगेंगे, इनका लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया चलती है, इनकी निर्माण की प्रक्रिया चलती है, आपको सीमेंट लेना होता है, स्टील लेना होता है, ये सब प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको इंतजार करना है, इन सब का विस्तार होगा और धड़ाधड़ लोगों को ले लिया जाएगा। इसलिए जो जो काम हम लोगों के अच्छी तरीके से चल रहे थे, उन सबको बढ़ावा मिला है, उन सबका विस्तार हुआ है। जनता देख रही है, व्यूअर्स देख रहे हैं, और कितने धड़ाधड़ मिलेंगे। यानी कि जब तक ये लड्डू हाथ में ना आए या जब तक ये लड्डू कमाने के आप काबिल ना हो जाएं, तब तक व्रत रख लीजिए। अच्छा है, धर्म के लिए भी, सेहत के लिए भी। ये शायद आज के बजट का सार है। लेकिन बजट स्पीच के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब इनकम टैक्स में राहत ना देने पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, यही बड़ी राहत है। आपको लगता है महामारी के समय जनता इस बात को कम से कम एक पॉपुलिस्ट लेवल पर मान पाएगी? ये एक बड़ी बात है जयंत जी, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है।
या तो ऐसा है, और मैं ये पॉलिटिकल सवाल पूछूंगी क्योंकि आप लोकसभा के सांसद भी हैं, पॉलिटिकल सवाल पूछूंगी, या तो आपने ये चुनाव 5 राज्य का खास करके उत्तर प्रदेश का जीत लिया, आपको पता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की कोई बात नहीं है, या तो आप जीत चुके हैं, और या फिर आप इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं कि आप करने से कुछ होगा नहीं, तो आपने सोचा कि जनता को लुभाने रिझाने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है? नविका जी, इसमें देखिए स्पष्ट बात यह है कि जो हम लोगों का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमें विश्वास अब मिल चुका है। और एक दिन पे विश्वास नहीं बनता है। अगर विश्वास किसी पे टिकता है तो इसलिए टिकता है क्योंकि हम लोग वर्षों से उनके लिए सेवा करते आए हैं और ज़मीन पे हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने उतारा है। देखिए, इस बार ही जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, हम लोगों ने 90% लोगों का वैक्सीनेशन करवा दिया है, 70% लोगों को 2 बार वैक्सीन मिल चुका है, और जिस बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, ये पहले किसी ने देखा ही नहीं था। आयुष्मान भारत में इतने सारे लोगों को हर वर्ष 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। साथ साथ 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने मुफ्त अनाज दिलवाया है, और इसमें 2.6 लाख करोड़ का हम लोगों ने खर्चा किया, और ये खर्चा चलता रहेगा। नरेगा में हम लोगों ने करोड़ों लोगों को मदद की है। किसान सम्मान निधि से हम लोगों ने 1.8 लाख करोड़ को आप कह रहे हैं कि मिल रहा है जो, और नविका जी, इसमें आप याद रखिए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोग करीब मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये 80 करोड़ लोग हैं। और जो आप टैक्स पेयर की बात कर रही हैं नविका जी, टैक्स पेयर ज्यादा से ज्यादा कुल मिलाकर 3 से 4 करोड़ है। तो हम लोगों को, जिन लोगों को सहारा देना है, जिन लोगों को कोविड महामारी से दिक्कत हुई है, जिनको सहारे की जरूरत है, उनको तो हम लोग सहारा दे ही रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इनको आप 3-4 करोड़ लोगों को आप बस चूस लेंगे, मार डालेंगे नविका जी, ताकि इन लोगों के लिए देखिए, ये सक्षम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये बहुत कुछ इनका योगदान आ सकता है अपने जीडीपी ग्रोथ में, और इनके लिए हम लोग, जैसे मैंने कहा, जॉब्स, रोजगार, इसके लिए हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, और इन लोगों को अच्छी नौकरियां मिलेंगी जैसे मैंने अभी बताया, और इस अच्छी नौकरी के द्वारा इनका जो है कंजम्पशन बढ़ेगा, इन लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि टैक्स पेयर के लिए बजट में जो बड़ी बातें हैं, और ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहूंगी कि 2 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा इस बजट में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर कोई गलतियां हुई हैं तो इसे कम से कम एक क्रिमिनल नजरिए से नहीं देखा जाएगा, इनको गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाएगा, और आईटीआर रिवाइज करने के अतिरिक्त भुगतान अगर आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा। और नविका जी, इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है ईज ऑफ लिविंग, यानी सबको वो साधन दो जिसमें कि आसानी से, सरलता से उनका जीवन चले। और जो हम लोगों ने शहरीकरण, अर्बनाइजेशन वगैरह के लिए भी इस बजट में जो हम लोगों ने घोषणाएं की हैं, उसके द्वारा भी आप देखिएगा कि मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हम लोग मैस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करें। देखिए, एयर पोल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा है, और इस बजट में एक बहुत खास बात है जो जिन लोगों ने ज़्यादा जिक्र इसकी नहीं की है, कि जो हमारे अर्थव्यवस्था को, जिसको ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिसमें हम लोगों को उसको एक हरित क्रांति की ओर ले जाना है, जिसमें कि हमारा कार्बन एमिशन कम हो, एयर पोल्यूशन कम हो, उसमें यह भी बताया गया कि जो स्टबल से जो आपको जो धुआं आता है, जिसके द्वारा पराली बर्निंग की जो बात चलती तो है, बायोमास पेलेट्स पे हम लोग जोड़ देंगे। तो आप देखिए कि ईज ऑफ लिविंग में कितना इस बजट में दिया गया है। तो आप कह रहे हैं कि रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, या लोगों की नौकरियों के बारे में, लोगों की ओवरऑल जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास। नविका जी, आपने कहा ये अमृतकाल का बजट है, 25 वर्ष के रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी की सोच है कि लोगों को सिर्फ खोखले अधिकार नहीं दिए जाएं, उनको ऐसे साधन दें जिसमें कि 25 साल उनकी जिंदगी संपन्न तरीके से, अच्छी तरीके से हो। इसमें स्वास्थ्य में हम लोग को ध्यान देना है, शिक्षा में हम लोग को ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग को ध्यान देना है, स्किलिंग में हम लोग को ध्यान देना है, और इसमें बजट जो है भरपूर तरीके से आपको बताता है कि ये कैसे किया जाए। यानी सीनियर सिटीजन से आपको कोई हमदर्दी नहीं है। स्वास्थ्य में तो सीनियर सिटीजन को तो शायद वो 25 साल ना जिए, उनका इंटरेस्ट रेट या उनको भी कोई एग्जेम्पशन टैक्स में से नहीं मिली है। बहरहाल
मैं बताना चाहती हूँ कुछ आंकड़े, और आपने बताया 3 से 4 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। 5.95 यानी कि 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन बहुत से इसमें जीरो इनकम टैक्स वाले होते हैं, तो वो निकाल दीजिए। इनकम टैक्स देने वाले 3 करोड़ के करीब लोग होते हैं। और नविका जी, मैंने कल भी बताया था आपको कि जब तक 5 लाख की आपकी इनकम इससे ज्यादा नहीं हो तब तक आपको टैक्स नहीं भरना होता है। तो यानी 40,000 रुपए महीने तक आपको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो गांव बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से आ रही है, लोग कह रहे हैं 7.5 चल रही है कि टैक्स की, क्योंकि 2017 में पिछली बार टैक्स स्लैब रिवाइज हुए थे, उसके बाद से नहीं हुए हैं, तो 7.5 चल रही है शायद इनकम टैक्स। नविका जी देखिए, बोलने वाले ऐसे कम ही हैं, क्योंकि सब लोगों को राहत बहुत तरीके से मिल रही है। आप झारखंडी आ जाइए और लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, घर, सबकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो ये लोगों को लाभ मिल रहा है, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रही हैं? तो चलिए लोगों को बताते हैं कि 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन जो है वो 3.6 लाख करोड़ दिसंबर तक हुई थी, और कल हमने आंकड़ा बताया था कि शायद 5.5 लाख करोड़ के करीब कुल मिलाकर मार्च एंड तक ये हो जाएगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, महामारी का समय है, लोगों की आय पर बहुत असर पड़ा है, फिर भी टैक्स में राहत नहीं दी गई है। महंगाई का हाल यह है कि देश में महंगाई की दर है तकरीबन 5.5% से ज्यादा। ग्रामीण महंगाई का दर है 5.36%, और शहरी महंगाई का दर है 5.83। तो यानी कि शहरी इलाकों में महंगाई कुछ ज्यादा है। और नविका जी, अगर आप देखें तो बजट में एक डिफ्लेशनरी एक इम्पैक्ट होने वाला है, मतलब जो महंगाई है वो कम होने वाली है इस बजट के कारण, क्योंकि बजट में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और उद्योग पे ध्यान दिया है, वहाँ निवेश पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। और जब निवेश में बढ़ोतरी होती है, जब आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, फैक्ट्रियों में कैपेसिटी बढ़ती है, तब जाकर जो इन्फ्लेशन है वो कम भी हो जाता है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने में उनका उत्पादन होता है। तो इस कारण जो बॉटलनेक आते हैं वो बॉटलनेक भी इस निवेश के द्वारा कम हो जाते हैं। तो इस बजट का जो है इम्पैक्ट जो होगा वो डिफ्लेशनरी होगा, यानी महंगाई को कम करने का होगा। लेकिन मैं एक बात जोड़ूं, जो कल इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया था वो ये था कि विदेश से इन्फ्लेशन इंपोर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि विश्व के बाजार से तेल और गैस आता है, वहां से जरूर उसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमारी कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट आता रहेगा। आपका कहना यह है कि वो जैसे कोई भी शेयर बाजार में जाइए या म्यूचुअल इन्वेस्ट में करिए, तो वो कहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो कृपया नीचे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन्हें जरूर ध्यान से नविका जी, यही तो जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे हम लोगों को ले जाती है, उतार चढ़ाव जो चलता रहता है। हमारी तो नीचे ही जा रही है, क्योंकि हमारी तो ऊपर जाती नहीं, क्योंकि टैक्स स्लैब आप बदलते नहीं हैं। जीडीपी देखिए ना कितना बढ़िया ऊपर चल रही है। अभी तो हम लोगों ने कहा कि करीब 9% इस वर्ष होने वाली है, जो अभी खत्म होने वाला है वित्तीय वर्ष, और अगले वित्तीय वर्ष 8% से ज्यादा होने वाला है। तो आपका उत्पादन तो सैलरी बढ़ेगी, बिल्कुल, टैक्स नहीं घटाए लेकिन सैलरी बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। इस सब चीजों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन की बात नहीं होती है, वो हरदम की बात होती है, और इस पे ध्यान दिया गया। इसलिए मैंने कहा ये एक दूरदर्शी एक बजट का, इसको आप समझिए। अब जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं, और वित्त मंत्री जी ने भी ये बताया है बजट के द्वारा कि 2022-23 में कुल सब्सिडी जो है वो दी जा रही है लोगों को, और 3.55 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। और ये जो सब्सिडी है ये गरीब, किसान, ये इन वर्गों को मिलती है, और 2021-22 में ये 3.69 लाख करोड़ थी। तो यानी कि 2021-22 में ज्यादा थी और 2022-23 में कम हो जाएगी, या ये बजट एस्टिमेट्स हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो नविका जी, वो तो हरदम सप्लीमेंटल के द्वारा हम लोग इसको इसका चढ़ाव तो होता ही रहता है। लेकिन साथ साथ आप ये भी इसमें जोड़ लीजिए कि नरेगा का भी खर्चा है वो डिमांड ड्रिवन है, यानी जितने लोग नरेगा का उनको खर्चा उनको करना पड़े, उनको देना पड़े, वो हम लोग उसमें भी इसको देने को तैयार हैं। और साथ साथ अगर जरूरत पड़े, अगर फिर कोई कोविड की लहर आए, तो जो मुफ्त अनाज जो
मिल रहा था वो भी दिया जा सकता है। तो ये सब जो है बड़ा ये कंजर्वेटिव बजट है, मतलब सोच समझ कर ये बजट बनाया गया है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ बफर भी रखा है, हम लोगों ने हाथ में भी कुछ रखा है। लोगों का कहना ये है और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बजट पे, तो उनका कहना है साफ सुथरा बजट है, छुपाया नहीं गया है, जो है ट्रांसपेरेंटली बताया गया है। और अगर आप इसे फिल्म की भाषा में कहें, क्योंकि सिनेमा सबका कम से कम हमारे देश में बहुत पॉपुलर है, तो लोग कहते हैं ये श्याम बेनेगल की फिल्म है, आर्ट फिल्म है, इसमें एकदम रियलिस्टिक, हाँ, जरूरी चीजों पर ध्यान रखा गया है, बहुत ज्यादा हेडलाइंस जुगाड़ने की कोशिश नहीं की है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कमर्शियल बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस को देखकर नहीं किया गया है। बिल्कुल सही। इसमें देखिए नाविका जी, 2-3 बातें इसमें जोड़नी पड़ेंगी जो आप कह रही हैं। एक तो ये है कि जीडीपी का जो उत्पादन जो हम लोगों को लेना चाहिए, इस बार बजट में नॉमिनल यानी 11% है। तो ये काफ़ी, मतलब अधिकतम जो ये होता है ना, इसको लोग 15-16% करते हैं। तो आप देखिए कि इसको कितना, मतलब जैसे आपने कहा रियलिस्टिक, पर इसमें से अगर आप इन्फ्लेशन की दर निकाल दें तो रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी? वही मैं कह रहा था कि अगर इसको हम लोग 4-5% लें तो जो है इसका हम लोग देख रहे हैं कि करीब 6 से 7%, मतलब हम लोग इसका 4-5 तो है नहीं ना, ये है नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ये जो है इसमें हम लोगों ने काफ़ी संतुलित एक नंबर हम लोगों ने लिया हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट का। अगर आप टैक्स भी देखिए, टैक्स में कितना बढ़ावा है, तो टैक्स में भी बढ़ावा सिर्फ 13-14% है। तो जब नॉमिनल जीडीपी 11% बढ़ रही है, टैक्स 13-14% बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो बजट को तैयार किया गया है उसको बड़े संतुलित तरीके से तैयार किया है, बड़ा सोच विचार करके तैयार किया गया है। और जो आंकड़े जो हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं है, आंकड़े जो नहीं है कि हवा से कुछ भी उतार के आप लेकर उसने आपने चढ़ा दिया। ये जो है एकदम जमीनी तरीके से इन और अगले साल का जो आप कहते हैं बजट का घाटा होता है जीडीपी की तुलना में, उसे देखा जाए तो उसे 6.9% रखा गया है, जो इस साल 6.8% था। यानी कि चुनाव होते हुए भी बहुत ज्यादा खर्चा, बहुत ज्यादा रेवड़ियां बांटने की कोशिश नहीं की है, ताकि ये जो महंगाई की दर है ये ना बढ़े, क्योंकि ये बढ़ेगी तो ये एक अलग किस्म का टैक्स होता है गरीबों के ऊपर। बिल्कुल सही नाविका जी। देखिए अगर आप खर्चे बहुत ज्यादा कर लीजिएगा तो खर्चों को आप किसी तरीके से अगर आपको संभालना है तो आप नोट छाप रहे हैं, आप जब नोट छापिएगा तो महंगाई भी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि वस्तुएं तो उतनी ही, उत्पादन तो उतना ही है, लेकिन नोट और अगर छप गए तो ज़्यादा नोट हैं, वस्तुएं कम हैं, तो महंगाई बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए एक संतुलन बनाना पड़ता है। बजट एक बैलेंस शीट है जिसमें एक तरफ आपको खर्चा करना है, दूसरा तरफ जो है आपको महंगाई को भी कंट्रोल में रखना है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि बड़ा संतुलित बजट है, इसमें महंगाई को भी कंट्रोल में रखा गया है, क्योंकि जैसे आपने घाटे की जो आपने बात की, घाटा जो है वो एकदम पारदर्शी तरीके से बताया गया है कि 6.9% है, अगले वर्ष 6.4% होने वाला है और इसको घटाते चला जाया जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात हर बार होती है कि ये बजट जो है वो अर्थशास्त्रियों के लिए बजट है या ये आम आदमी का बजट है? आप इस बजट को क्या कहेंगे? देखिए बजट जो होते हैं वो अर्थशास्त्री के लिए भी होते हैं, उद्योगपतियों के लिए भी होते हैं और आम आदमी के लिए भी होते हैं। और इसलिए आपको मालूम है कि जब बजट आता है तो सब लोग बड़े ध्यान से उसे देखते हैं, बड़े गौर से उसको देखते हैं, क्योंकि हर कोई इससे प्रभावित है। इस बजट में और पिछले बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक कला दिखाई है जिसमें कि वो उन्होंने सबको खुश कर दिया है, अर्थशास्त्री को भी खुश कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट जो है इसको पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसको दिखाया गया कि कैसे कैसे घटाया जा रहा है। आम आदमी पे कोई ज़्यादा बोझ नहीं है, टैक्स नहीं बढ़ा है और जिसको सहारे की ज़रूरत है उसको सहारा दिया गया है, जैसे अनाज के द्वारा, सब्सिडी के द्वारा। आप बस वही टैक्स पेयर पे फिर आ गए। आप 80 करोड़ लोगों को क्यों भूल रही हैं? उनके लिए तो हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, युवाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए शायद ये बहुत अच्छा बजट है, लेकिन आम आदमी के जो रिएक्शंस कम से कम सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, मीडिया में और बाइट्स में भी हमने लोगों से पूछा है, अब अपने न्यूज रूम में ही चले जाओ, सब मुंह लटका के बैठे हैं कि
टैक्स में कुछ नहीं हुआ। नाविका जी, इस बार पे कट मुझे हुए। नहीं लगता है आपके न्यूज रूम में कोई है जो जन वितरण प्रणाली में जाके उस दुकान से मुफ्त अनाज ले रहा होगा। वो सब मतलब ज्यादा तनख्वाह कमाने वाले लोग हैं, उनको जी, टैक्स में राहत उनका की जरूरत कहना यही है कि हमें तो वो भी नहीं मिल रहा मुफ्त में। उनको देखिए, हम लोगों की कोशिश है कि वृद्धि हो, जीडीपी का ग्रोथ हो। जीडीपी का ग्रोथ होगा तो मीडिया में भी सब लोग बहुत अच्छा करेंगे, आपको बहुत टीआरपी मिलेगा, बहुत एडवर्टाइजिंग आएगी और सबकी तरक्की होगी। यही तो हम लोगों को वो वर्चुअस जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है इसी के द्वारा करना पड़ता है, जिसमें सबका कल्याण हो। मैं अगली चीज आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहती हूं कि निर्मला जी के स्पीचेस का रिकॉर्ड क्या रहा है। और इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो निर्मला जी के जो स्पीचेस रहे हैं आमतौर पर काफी लंबे रहे हैं। जो पहले के दौर में उन्होंने स्पीचेस दिए थे, इस बार सबसे छोटी स्पीच 1 घंटा और 31 मिनट की स्पीच थी। पिछले साल ये 1 घंटा 48 मिनट के थी। उससे पहले साल 2020 में ये 2 घंटे और 40 मिनट की सबसे लंबी रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शायद वो स्पीच है। और 2019 में 2 घंटा 17 मिनट। अब इस पे भी एक सोशल मीडिया पे जोक चल रहा है कि जब कुछ देना ही नहीं था तो स्पीच छोटी ही होनी थी। नहीं नाविका जी, आप ये भी गलत सोच है। ठीक है, हंसी मजाक तो होना ही चाहिए जिंदगी में, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो चौथे बजट में जो प्रस्तुत किया है, एक रूपरेखा उन्होंने बजट की तैयार की है और उसी श्रृंखला में ये एक चौथा बजट है। और इसलिए बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि क्या सिद्धांत हैं, क्या हमारी दिशा है, ये सब और बजटों में स्पष्ट कर दी गई थी। तो इस बजट में जो वास्तविकता में करना है, जो मुख्य जो विषय हैं उनको किस प्रकार से उजागर करें, उस पर किस प्रकार से उनको अमल किया जाए, इस पे एकदम सटीक तरीके से ये बजट हुआ है और सटीक तरीके से इसको बताया गया है। इसके अलावा जो बजट स्पीच है, अगर इसको छोड़ दें और सीरियस बातों पर वापस लौट कर आएं, तो इस बार शेयर मार्केट को अमूमन सब देखते हैं कि शेयर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है किसी भी बजट को। जैसे कल भी हमने इस बात पर चर्चा की कि शायद थर्मामीटर होता है देश में इकोनॉमी का। अब इसमें अगर हम देखें तो शेयर मार्केट पर सेंसेक्स में 848 पॉइंट का उछाल आया, निफ्टी 237 पॉइंट से ऊपर गया। एक समय था जब शेयर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कुछ खास पूरी नहीं हुई, लेकिन गिरा फिर बढ़ा और 850 पॉइंट ऊपर हो गया। आपको लगता है कि ये जो शेयर मार्केट है थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था? कम से कम जो विशेषज्ञ आए थे उनका ये कहना है कि उनको बहुत सी उम्मीदें थी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाविका जी, देखिए, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हरदम ऐसे होता रहता है। तो किसी एक दिन में क्या हुआ, इस पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब एक वर्ष में शेयर बाजार ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं ऊपर चढ़ रहा है। और आपने कल ही आंकड़े दिखाए थे कि किस प्रकार से 15-20% हर वर्ष हम लोगों का शेयर बाजार चढ़ रहा है। और जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग शेयर बाजार में प्रोफेशनल्स हैं, उन सब का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे देश में उत्पादन की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, इतना बढ़िया निवेश करने के लिए और लगता कोई नई देश है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों के अर्थव्यवस्था में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। वो आप देख रही हैं कि किस प्रकार से फिनटेक में, हेल्थ टेक में, एग्री टेक में एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस बजट में जो ब्लूप्रिंट दिया गया जो अगले 25 वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब ग्लासगो गए थे तो एक ऐतिहासिक उन्होंने आह्वान किया, घोषणा की कि हम लोग बाय 2070 नेट जीरो भी हम लोग लागू करेंगे। आज के बजट में वो जो ग्रीन नेट जीरो वाला जो मामला था, ग्रीन बॉन्ड्स, किस प्रकार से हम लोग बायोमास का उपयोग करेंगे, बैटरी स्वैपिंग करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग नेटवर्क करेंगे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे जाएंगे। आगे के भविष्य में रोजगार भी और निवेश भी यहाँ ग्रीन जो मामला है इस पे जोर शोर से आएगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही मैं समझता हूँ दूरदर्शी नेतृत्व है और लोग इसको मानते भी हैं। और जो डिजिटल में हमने कल्याण देखा है, डिजिटल में चमत्कार देखा है, वो हम लोग ग्रीन में भी देखें। बिल्कुल, डिजिटल पर मैं आने वाली हूँ, पर उस इशू पर जाने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी। आप भी अर्थशास्त्री हैं
और आपने कहा लॉन्ग टर्म अगर ऊपर जा रही है शेयर मार्केट तो अच्छी है, लेकिन मैं एक अर्थशास्त्री हैं जिसे आप जरूर जानते होंगे और उनका कहना था, जॉन मेनार्ड कीन्स, हम सब ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, और जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था लॉन्ग रन में वी आर ऑल डेड। नहीं, ये बिल्कुल सही। लॉन्ग रन, ये केन्स का बहुत ही मशहूर और बहुत ही जाना माना, आपने बढ़िया तरीके से नविका जी इसको आज आपने पेश किया है। लेकिन मैं 10-15 साल का लॉन्ग टर्म के बारे में तो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अगले वर्ष की बात कर रहा हूँ। ये जो 15-20% ग्रोथ हो रहा है, ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। यानी कि अगर आज आपने 100 डाले शेयर बाजार में तो अगले वर्ष आपने 115 निकाले, तो वो लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, वो अगले वर्ष की ही बात है। वो जो लड्डू देने की बात है, रेवड़ियां देने की बात है, नौकरी देने की बात है, सैलरी बढ़ाने की बात है, अगर आप हर चीज में लॉन्ग रन कहेंगे तो मैं आपको हर हम लोगों के लिए जॉन मेनार्ड केन्स, हम लोग जिस चुनावी माहौल में रहते हैं, हम लोगों का लॉन्ग रन सिर्फ और सिर्फ 5 साल है, तो इससे ज्यादा हम लॉन्ग रन नहीं सोच सकते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रन के बारे में ही हम लोग तो जाकर एकदम, इसका मतलब रेवड़ियां 2023 में मिलेंगी हमें कि 2024 में? देखिए, एक इलेक्टोरल साइकिल होता है, एक चुनावी साइकिल होता है। अगर आप हर सरकार को देखें तो हर सरकार के एक मिडल ओवर्स भी होते हैं और एक एंड का स्लॉग ओवर भी होता है। अभी स्लॉग ओवर नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने डिजिटल की बात की, और डिजिटल जी सबसे ज्यादा जो मोस्ट सर्च्ड वर्ड हो या मोस्ट ऑफन कमिंग वर्ड इन द बजट था, तो वो डिजिटल था। अगर डिजिटल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इनकम है, एसेट्स कहा है, तो उसको हमने प्रॉपर्टी समझाया। डिजिटल एसेट्स होते हैं, और क्रिप्टो करेंसी का नाम लिए बिना ये कहा कि वो 30% टैक्स पाएंगे। ये क्रिप्टो करेंसी को लोगों का सवाल है कि इसका मतलब ये वैध इन्वेस्टमेंट मानी गई है, कम से कम इस घोषणा से हमें ये मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा नाविका जी। सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया कि ये वैध इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी डिजिटल एसेट्स हैं, बिल्कुल सही हैं, उसके बाद से इस पे ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पे चालू हो गई है। बहुत लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, और क्योंकि निवेश कर रहे थे, आज माननीय वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल सही इसकी एक परिभाषा दी। डिजिटल एसेट्स उन्हें कहा गया है, और जैसे सोना एक एसेट होता है, ज़मीन एक एसेट होती है, घर एक एसेट होता है, शेयर बाज़ार में आपके एसेट्स होते हैं, वैसे आपके डिजिटल एसेट्स भी हैं। तो अगर हर कोई और एसेट पे टैक्स लागू है तो डिजिटल एसेट्स पे भी टैक्स लागू करना चाहिए, और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए। तो यानी कि प्रॉफिट्स पर 30% का टैक्स, जी। और अगर ट्रांसफर किया जाए तो 1% टीडीएस लगेगा उस पर। ये पारदर्शिता लाने के लिए है, क्योंकि इसका अगर हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो किसने कितने पे खरीदा और किसने कितने पे बेचा, ये हम लोगों को ट्रांजैक्शन पता नहीं चलेगा। ये हिसाब करना बहुत जरूरी है। हिसाब करेंगे तभी हम जाकर उस पर टैक्स ले सकते हैं। और इसके बाद एक और जो अनाउंसमेंट थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा। यानी आप अपने बेटे को अगर देंगे तो आपके बेटे को टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज वो रिसीवर नहीं, क्योंकि उसमें इसलिए ऐसा है नविका जी, क्योंकि अगर हम लोग गिफ्टिंग को, अगर हम लोग टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं माने तो सब लोग बस गिफ्टिंग करने लग जाएंगे। तो इसलिए इसमें रोक लगाने के लिए जरूरी था, और इसको इस तरीके से किया गया है। और इस पर गिफ्ट पर क्या लेवल होगा टैक्स? वही 1%। अगर उसका ट्रांसफर होगा तो 1% होगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी और उसके अनुसार फिर टैक्स लिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज के बारे, नॉन फंजिबल टोकन्स जो होती हैं, यानी कि डिजिटल गोल्ड की तरह इसे लोग एक्सचेंज करते हैं, और कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके एनएफटीज हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो कई और सलमान खान हो, और ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम के एनएफटीज चलते हैं। तो क्या ये मार्केट भी अब कंट्रोल टैक्स? जी बिल्कुल नविका जी। और देखिए, इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने, जैसे मैंने पहले ही कहा, बड़े कुशलता से इसको एक परिभाषा दी, एक डेफिनेशन दिया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। और उसमें सिर्फ क्रिप्टो टोकन्स नहीं है, मुझे लगता है उसमें ज़रूर एनएफटीज भी होंगे। और ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, एक नया तरीका है कि आपकी अगर फिल्म है, आपका अगर गाना है, तो उसको इस तरीके से आप सुरक्षित रखकर उसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सौदा कर सकते हैं, और वो आप बड़े सुविधा से कर पाइएगा और वैध तरीके से आप कर पाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, 70,000 करोड़ रुपए का निवेश है यहाँ।
हमने कुछ देर की है इस पूरी वर्ल्ड को, ये जो डिजिटल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन है, इसको रिकग्नाइज करने में और इसको एक फॉर्मल लेवल पे लाने की। नविका जी, ये बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है और हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, एक समय होता है। अभी हम लोगों ने इसको एक टैक्सेशन का एक फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा बनाकर इसको हम लोग अब टैक्सनेट में हम लोग अब ले आए हैं। आगे के समय जैसे जैसे विश्व में इस विषय पे समझौता होती है, कंसेंसस बनता है कि इसका रेगुलेशन कैसे किया जाए, तब इसका रेगुलेशन भी होगा। पर आज दो बड़े ठोस कदम लिए गए। एक ठोस कदम था कि आरबीआई ने कहा कि उनका एक सेंट्रल बैंक ई रूपी निकलेगा, डिजिटल करेंसी होगी, ब्लॉकचेन पर आधारित होगा। ये आरबीआई की घोषणा हुई है आज बजट के द्वारा। और दूसरा कि इसकी टैक्सेशन किस तरीके से की जाएगी, टैक्सेशन की क्या रूपरेखा होगी, उसको भी स्पष्ट कर दिया गया। संक्षिप्त में अगर आप ब्लॉकचेन हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि ये क्रिप्टो के जो रिटर्न्स हैं, जो 4 लाख का जिसका था वो आज 42 लाख का है, तो 923% एप्रिसिएशन है। तो कोई स्टॉक मार्केट में या जमीन जायदाद में क्यों खर्च करेगा, वो क्रिप्टो में जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक द्वारा जो ये ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल पैसा है, इसका क्या मतलब है और आप और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें? डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि जो 1 रुपए की वैल्यू है, जो सरकार गारंटी करती है, जब आरबीआई की ये डिजिटल करेंसी आएगी तो उसकी भी वैल्यू जो है, जो मूल्य उसका है, वो सरकार गारंटी करेगी। तो उसका मूल्य जो है वो पक्का रहेगा, उसका मूल्य जो है उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं वो आप और हम पे निर्भर हैं। आपको पसंद आया तो आप उसका मूल्य बढ़ा सकते हैं, आपको पसंद नहीं आया तो उसका मूल्य आप घटा सकते हैं। तो वो हम और आपके सौदे के बीच से उसका मूल्य जो है निकल के आता है। कोई कोई क्रिप्टो एसेट्स है जिनका मूल्य बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से, कुछ ऐसे हैं जिनका घट जाता है बहुत तेज़ी से। तो ये एक स्पेक्यूलेशन है, एक ट्रेडिंग है जो चलती रहती है। तो यानी कि सरकारी बॉन्ड या आरबीआई बॉन्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पीएसयूज के बॉन्ड अगर कंपैरिजन करना चाहें तो एक तरफ ये होते हैं जो आरबीआई का रुपी होगा, डिजिटल रुपी, और दूसरी तरफ जैसे शेयर मार्केट पे वहां देखिए, पर आप जब आप कोई भी सिक्योरिटी आप खरीदें, जैसे कि बॉन्ड हो गया या शेयर हो गया, जो भी आप खरीदें, उसके पीछे कुछ एक एसेट है, एक कोलैटरल है। चाहे वो सरकार ने आपको एक वादा दिया हुआ है कि हम पैसे लौटाएंगे, या एक शेयर है जो एक कंपनी में एक मालिकाना हक है, ये सब जो है उसके पीछे एक एसेट है। क्रिप्टो के पीछे आज के समय कोई एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस हमारे और बीच में, आपके बीच में विश्वास है। पर एनएफटी अलग है। एनएफटी में ऐसा है कि आपने अगर किसी की पिक्चर ली तो उसके पीछे एक मूल्य है, एक एसेट है कि इस पिक्चर का ये एनएफटी है। लेकिन जो क्रिप्टो टोकन्स होते हैं वो हम और आप पे निर्भर हैं, जो हम उसको मूल्य, यानी कि सलमान खान की पिक्चर है और वो हिट होगी तो वो उस पर आप पैसा लगा रहे हैं, दाव लगा रहे हैं। जी, तो उसके पीछे कोई एसेट है। हाँ, तो वो एसेट, वो फिल्म होगी, वो एनएफटी हुआ। ओके। और हमने आपको ये दिखाया कि मुनाफे क्रिप्टो में 9.25% बढ़े हैं। और अब आपने समझाया कि आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी भी आएगी, डिजिटल करेंसी, और ये सेफर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। बिल्कुल सेफ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा ना, क्योंकि जैसे अभी आपके पास एक नोट है तो उस नोट पे लिखा हुआ है कि सरकार वादा करती, बस सरकार वादा करती है कि 500 रुपए आपको जरूर इसके द्वारा मिलेंगे। उसी प्रकार से जब आरबीआई की डिजिटल करेंसी आएगी तो आरबीआई भी उसका गारंटर है। आरबीआई भी कह रहा है कि इसकी ये जो वैल्यू है वो रहेगी। और ये कहाँ बिकेगा, कहाँ से हम खरीदेंगे, वो आरबीआई पूरा तैयार करेगा। हाँ, पूरा इसकी अभी ये तय नहीं, अभी वो करेंगे, उसको अमल करेंगे। तो आप देखिए आरबीआई क्या क्या करते हैं। तो डिजिटल करेंसी की बात हो गई। इसके अलावा जेन नेक्स्ट के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, इसका भी आज ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। इससे भी कुछ पैसे आएंगे और शायद 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हम लोग भूल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें एक और बड़ी बात नविका जी जुड़ी हुई थी कि इसमें जो एक यूएसओ होता है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, उसमें से जो पैसे आएंगे उसमें से ज़रूर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो दूर दराज गाँव हैं जहाँ आज के समय आपको सर्विस ठीक नहीं मिल रही है, वहाँ भी टावर लगाया जाएगा जिसमें कि सब कोई को 5G मिले। और 5G की इतनी तेज़ी है, आप समझिए कि एक बॉलीवुड की अगर आप पिक्चर चाहें तो आपके फ़ोन पे 2 सेकंड पे वो आ सकता है। तो ये तेज़, ये डाउनलोड
डाउन speed। गजब एकदम, और आपका एकदम परफेक्ट उसकी स्ट्रीमिंग होगी जहां भी आप जाएं, सब ये डिजिटल सर्विसेज आपको हमें भी इतने बड़े बड़े कैमरास नहीं रखने पड़ेंगे, शायद डिजिटल फोन से ही फोटोग्राफी हो सकेगी, कॉस्ट कम आएगी और रिसेप्शन बेटर होगी। जी हाँ, 5G स्पेक्ट्रम, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई है, तो डिजिटल का बहुत इस्तेमाल हुआ है इस बजट में। नाविका जी, जैसे मैंने कहा ना कि ये दूरदर्शी एक ये सोच है, अमृत काल का बजट है, अगले 25 वर्ष का बजट है, और इसमें दो जो प्राथमिकताएं, जो स्तंभ हैं, दो स्तंभ, एक है डिजिटल और दूसरा है हमारे इकोनॉमी का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों पे जोर दिया गया है। बिल्कुल, डिजिटल में जिस तरह यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी, 1 क्लास 1 टीवी चैनल, दूरदर्शन पे इस वक्त 20 चल रहे हैं, 200 टीवी चैनल एजुकेशन के लिए होंगे, ये भी कहा जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, और कोविड काल में ऑनलाइन अगर ना होता तो शायद इस देश का गुजारा भी ना होता। डाकघर भी एटीएम बनाए जाएंगे, इसी साल ई चिप लगे पासपोर्ट भी आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग के यूनिट शुरू होंगे, देश को गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, और ये ऑप्टिकल फाइबर की जो एक स्कीम, ये भारत नेट वाली जो स्कीम है, जो गांव पंचायत चल रही है, बिहाइंड उसको तेजी दी जा रही है, उसको जल्द से जल्द 2025 तक बनेगी। तो बहुत हमारे 7 लाख गांव भी तो हैं, तो बहुत सारे गांव में इसको पहुंचाना एक कठिन काम है, इतना आसान काम भी नहीं है, और दूर दराज भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन बड़े तेजी से इसको किया जा रहा है। मैं दर्शकों को बस संक्षिप्त में बताना चाहती हूं कि दुनिया में 80% ऐसे सेंट्रल बैंक है जो डिजिटल करेंसी ला चुके हैं, और आरबीआई अब उनमें शामिल हो जाएगी। अप्रैल 2021 में चीन ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। सितंबर 2021 में तजाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी लाने का ऐलान किया। नाइजीरिया पहला अफ्रीकी देश है जिसने अपनी डिजिटल करेंसी वो अपने देश में ला चुका है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी काफ़ी देशों में अब औपचारिक रूप से ऑफिशियल करेंसी मानी जा रही है, और सेंट्रल अमेरिका का देश एल साल्वाडोर ऐसा देश है जहां क्रिप्टो ऑफिशियल करेंसी घोषित भी हो चुकी है, लेकिन अमेरिका में कई राज्य क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में हैं। डिजिटल करेंसी क्या है, क्या फायदा है, फायदा क्या है इसमें, डिजिटल की तरफ क्यों लोग जाना चाहते हैं और क्यों ये रेकमेंडेड ट्रेडिंग? जहां तक करेंसी का सवाल है, वो आरबीआई की डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो फिर उसके बाद किसी को मूल्य पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सब आसानी से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो ये तो आरबीआई की डिजिटल करेंसी की बात हुई। जहां तक डिजिटल एसेट्स का सवाल है, डिजिटल एसेट्स में इतना इनोवेशन और इतना एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे जो आज के समय यूज़ केसेस हैं जो हम लोग करेंसी के द्वारा नहीं कर सकते, हम लोग इसके द्वारा कर सकेंगे, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। किसी एक हम लोगों को एक्सचेंज के द्वारा हम लोगों को ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड तौर पे हम लोग कर सकते हैं। बैंक भी डिस्ट्रीब्यूटेड एक बन सकती है, लेंडिंग और बोरोइंग इससे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, तो इनोवेशन में बहुत इससे बढ़ावा मिलेगा और घर बैठे बैठे ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आपने कहा कि बहुत फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, यानी कि अगले 25 साल का रोड मैप है, और इसमें कुछ अच्छी चीजें ये भी बताई गई हैं कि पीएम आवास योजना में 80 लाख घर 48,000 करोड़ की लागत से बनेंगे। तो अगर हम शुरू में कह रहे थे कि किसी को कुछ मिला नहीं, ये जरूर है, और निचले तबके के लिए ये बहुत, और करोड़ों लोगों के घर में नल में जल आएगा। हजारीबाग में 65,000 हमने घरों में हम लोग वो भी दिखाया है कि 5.5 करोड़ घरों में आ चुका है, जबकि टारगेट है 8.7 करोड़, और हर घर नल में 60,000 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं इस पूरे प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, 60 लाख नई नौकरियां, पहले में जिक्र कर रहा था मैं इसके जी बिल्कुल, ऐसी कई चीजें कही गई हैं। किसानों को एमएसपी में 2.37 लाख करोड़ रुपए अकाउंट ट्रांसफर के द्वारा दिए गए हैं, तो ये एक बड़ा नंबर है जिसमें किसानों को दिया गया है। और गेहूं और धान की जो खरीद हो रही है, जो किया जा रहा है, वो एमएसपी के आधार पे हो रहा है, और जैसे ही अभी आपने आंकड़ा दिखाया है कि लाखों करोड़ सीधा लोगों के बैंक के खाते में जा रहे हैं जैसे जैसे ये खरीद हो रही है। वोट मिलेंगे इसके? वोट तो इसलिए मिलेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि सबका विश्वास है हम पे।
और 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, सिंचाई पेयजल का में फायदा होगा। लेकिन जयराम रमेश जी को इससे मुश्किल है। वो कह रहे हैं एक तरफ आप ग्रीन बजट ला रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप नदियों को जोड़ रहे हैं, जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। जयराम जी जो हैं बहुत इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी उनकी बातें रहती है इस विषय पे। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जो भी कुछ किया जाता है वो इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो इसे ज़रूर देखेगा, और जब सब जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का पूरी तरीके से समीक्षा हो जाएगी, उसकी जांच हो जाएगी, तभी जाकर ये योजना हो सकती है। तो यानी कि आपने अपना 2024 से 29 का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि निरंतर हम लोगों की सेवा करते रहें। 44,600 करोड़ की लागत से केन बेतवा प्रोजेक्ट की भी शुरुआत होगी। तो ये भी एक बड़ी घोषणा करी है वित्त मंत्री ने। और एमएसपी, क्योंकि किसानों की बात अक्सर हुआ करती है, तो 2021-22 में हमने पहले ही बताया कि 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी दिया गया है 16.3 करोड़ किसानों को, और इनको फायदा हुआ है। तो अगर कोई कहता है कि गरीबों को फायदा नहीं हुआ, तो ये महज मुझे लगता है नोक झोंक राजनीतिक है। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बना है, एक्सप्रेसवेज हैं और लॉजिस्टिकल इंटरफेस की चीज़ें हैं, मल्टी मॉडल हाईवेज और लॉजिस्टिक्स के सेंटर्स बन रहे हैं। पीएम की गति शक्ति स्कीम भी है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होगी और इसमें नौकरियां भी मिलेंगी। मेट्रो रेल का सिस्टम बनाने की भी बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नेट अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहा है 35% बढ़ गया है, ये अच्छा क्यों माना जा रहा है? और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ सरकार से आए तो उससे क्या ग्रोथ होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो आ नहीं रहा। इसमें जो है बात, वो एक इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात है नाविका जी। और देखिए, इन्वेस्टमेंट साइकिल में ऐसा होता है कि जब सरकार पहले कदम ले लेती है इस विषय में, आगे बढ़ती है, तो उस नेतृत्व के कारण प्राइवेट सेक्टर भी आने लग जाता है। और यही सोच है कि हम लोग जोर शोर से हम लोग निवेश करें। जब निवेश करेंगे तो इसके 2 बहुत बड़े लाभ हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके रोज़गार के जो सृजन होंगे, इसके द्वारा जो नौकरियां इसके द्वारा उत्पन्न होगी, वो ढेर सारी होंगी। और साथ साथ इसका एक महंगाई पे भी एक लगाम लगेगा, क्योंकि आप फैक्ट्री बना रहे हैं, आप हाईवे बना रहे हैं, आप पूरा जो है सप्लाई दे रहे हैं, जिसके द्वारा महंगाई पे भी हम लोग काबू पा सकते हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ जो होता है, निवेश के द्वारा जो वृद्धि होती है, वो सबसे बेहतर होती है। और अगर हम लोगों को आगे सोचना है, देश को हम लोगों को बेहतर बनाना है, तो निवेश जो है इसके ही आधार पे हम लोगों को ग्रोथ करना चाहिए। जयंत सिन्हा जी, आपने जितने जवाब दिए और आपने अच्छे से समझाया है हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि ये किस तरह से एक सॉलिड बजट है, सॉलिड फाउंडेशन वाला बजट है। नींव अच्छी होगी तो इमारत अच्छी बनेगी। लेकिन आप लोकसभा के सांसद भी हैं, क्या ये बजट अपने वोटर्स को बेचने में आसानी होगी आपको? नहीं, मैं बड़ा खुश हूं कि इस बजट को ले जाकर मैं हजारीबाग ले जाऊंगा, और हजारीबाग में मैं सब लोगों से मुलाकात करूंगा और उनको बताऊंगा कि आगे के समय, भविष्य के लिए समय, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में जो प्रोत्साहन दिया गया है, जो सहयोग दिया गया है, इससे देश का बहुत ही शानदार विकास होगा। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, टीचर हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, या छोटी छोटी ऑफिसेज में काम करते हैं, वो आपसे जब सवाल पूछेंगे तो उन्हें आप कैसे समझाएंगे? नहीं, मैं यही उनको बताऊंगा कि देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आपको रोज़गार मिले, आपको कमाई मिले। और इस बजट के द्वारा आगे के समय रोजगार और कमाई के लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है। बहुत आपको और आपके बच्चों को इससे फायदा होगा और हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। भविष्य तो नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले वर्ष ही होगा नविका जी, लॉन्ग रन में नहीं, अगले वर्ष होने वाला है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये जीरो सम बजट है, इसमें हर चीज में जीरो है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हम लोग बहुत तेजी से नेट जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। वो चाहे जो भी जीरो की बात करें, हम लोग तो नेट जीरो की ओर बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी को आपका बजट कभी पसंद क्यों नहीं आता?
क्योंकि वो विपक्ष के हैं और विपक्ष में जो है काम ही है आलोचना करना। चलिए अच्छी बात है, लोकतंत्र में आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन हम लोग जनता को ये बजट लेके जाएंगे और मुझे मालूम है चाहे वो हजारीबाग हो या उत्तर प्रदेश हो या जो भी चुनावी राज्य हो, लोग इसको बड़े खुशी से इसका। जयंत सिन्हा जी, जाते जाते बस एक सवाल कहूंगी, क्योंकि आप टीचर हैं तो मार्क्स देना आपका कर्तव्य है, और आज मैं चाहूंगी कि आप पॉलिटिशियन की तरह नहीं, बीजेपी के सांसद की तरह नहीं, आप एक प्रोफेसर की तरह इस बजट को मार्क्स दीजिए, क्योंकि आप फंड मैनेजर रह चुके हैं, आपको अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान है, तो आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर? नहीं, मैं इस बजट को 8 जरूर दूंगा। बहुत ही उम्दा बजट था, अच्छा बजट था। हमारे इतिहास में 10 में से 10 बजट बहुत ही कम हुए, 2-3 ही ऐसे बजट हुए हैं जो 10 में से 10 थे। 5-6 बजट होंगे जो 9 में से 10 थे। कम ही बजट होते हैं, टॉप 25% वाले जो बजट होते हैं जिनको आप 8 नंबर दीजिए, ये बिल्कुल वो टॉप 25। ये 2 नंबर आपने किस लिए काटे? ये हमारे लिए, ये जो सैलरी क्लास? नहीं, मैंने सिर्फ नहीं, सिर्फ इसलिए मैंने काटे क्योंकि मैंने सोचा है कि इसमें अगर हम लोग 1-2 और हम लोग ठोस कदम लेते, जिसके द्वारा हम लोग और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बढ़ावा दे सकते थे, तो और भी बेहतर होता। लेकिन तभी बहुत अच्छे हम लोगों ने कदम लिए हैं इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, क्योंकि हमारा मुकाबला R&D पर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद वेंचर कैपिटलिस्ट रहा हूं, तो मुझे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत लगाव है, और मुझे मालूम है कि अगर हम लोगों को अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाना है तो वो सिर्फ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा हो सकता है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत करीब 60,000 अब स्टार्टअप हो गए हैं, 83 यूनिकॉर्न्स हैं। इनको अगर हम लोग बहुत और बढ़ाएं तो हम लोग चीन, अमेरिका को भी पार कर जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी बजट की क्लास। जयंत सिन्हा जी ने खुद प्रोफेसर की तरह 8 नंबर दिए हैं 10 में से, यानी कि वो भी उतने खुश नहीं हैं जो 100/100 कहें, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ये बजट था नील बटे सन्नाटा, वो शायद कहीं ना कहीं बहुत गलती कर रहे हैं, या मैं क्या कहूँ, कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहे हैं। आपने मुझे कहा कि इसको प्रोफेसर के नजरिए से देखा जाए, वो तो राजनीतिक नजरिए से सिर्फ देख रहे हैं, तो राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो हर चीज को 0 देंगे, लेकिन फिर जनता भी उन्हें 0 दे देती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। बजट की क्लास थी, लेकिन हमने आपको सरल से सरल तरीके से दिखाने की कोशिश की कि आज के बजट में मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो बजट है दूरंदेशी बजट है, और दूरंदेशी जैसे उन्होंने कहा, 1 साल 12 महीने सिर्फ, 25 साल इंतजार करने के मौका नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलता है हमारा कल, क्योंकि आज आया है बजट, आगे देखते रहेंगे कैसा चल रहा है आपका और हमारा घर का बजट। हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज की पाठशाला में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जयंत सिन्हा जी। आपको धन्यवाद नाविका जी, आपने बहुत अच्छा शो किया।